हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफल स्टडी। आई होप तुम लोग अच्छे होगे। विनर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी हमारे पास मोशन का 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका भी 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बात करूं तो हमने स्टार्ट की थी एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका ऑलरेडी एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। और मैं तुम लोगों को बताऊं कि ये जो एमसीक्यूज की सीरीज है क्लास 9th के साइंस की, ये लाइव करते हैं हम 8:30 पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, जिसका ऑलरेडी एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। और आज हम फिर से 1 शॉर्ट वीडियो में लेकर आए हैं वर्क एंड एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो वेलकम बैक गाइस। विनर सीरीज में आज हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी, जो कि बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है। बट आज मैं जिस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कह दे कि ये चैप्टर टफ है। बिल्कुल इजी तरीके से, जितना इजी हो सकता है मैं उतना इजी तरीके से इसको पढ़ाऊंगा। 1 शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सो उनकी वीडियोस भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 8:30 PM पे लाइव एमसीक्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो तुम लोगों को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। सो चलो पहला टॉपिक हमारा देखते हैं, व्हाट इज़ वर्क। देखो वर्क क्या है, वर्क क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं वर्क क्या होता है, तो साइंस की लैंग्वेज में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं वर्क को डिफाइन करने के लिए। पहला क्या होता है, फोर्स, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसी भी वर्क को डिफाइन करने के लिए बेस्ट फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर है। सो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन फोर्स इज exerted on an object and object is displaced, वर्क इज सेट टू बी डन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक फोर्स अप्लाई होगा, सो अप्लाई करने के बाद, उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। तभी एक साइंस की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दैट द वर्क हैज बीन डन। यानी सपोज करो, इस एग्जांपल को लेते हैं। इस फिगर में देखो, एक पर्सन है जो एक वॉल पे फोर्स लगा रहा है। सपोज कर लेते हैं, फोर्स को लिखते हैं F से। सो मान लेते हैं ये F फोर्स को यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। अब जब ये F फोर्स को अप्लाई कर रहा है, सो क्या लगता है तुम्हें, ये वॉल शिफ्ट होगी, डिस्प्लेस होगी या नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वॉल को डिस्प्लेस करना मुश्किल है। सो चलो मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी जो S थी वो बिल्कुल कितनी हो गई, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या वर्क हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया गया, उसके बाद जब उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी हम कह सकते हैं दैट द वर्क हैज बीन डन। यहां पर अगर हम वर्क को देखें तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को डिफाइन कैसे किया हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। अब वर्क को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल W से। वर्क कैन बी डिनोटेड एज कैपिटल W। और फोर्स को तुम्हें पता ही है कि फोर्स को कैपिटल F से डिफाइन करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं स्मॉल s से। क्लियर है? सो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। क्लियर है? बिकॉज फोर्स और के लगाने के बाद जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, देन वर्क डन हो जाता है। क्लियर है चीज? वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। आगे देखते हैं कि वर्क 0 कब होता है। देखो यहां पर दो चीजें हैं। हमने डेफिनेशन को देखो तो W इज इक्वल टू F इंटू S, यानी जो वर्क है वो फोर्स पे भी डिफाइन है, और वर्क जो है वो S पे भी डिपेंड करता है। ये चीज समझ में आई? अगर सपोज करो हम F को 0 ले लेते हैं, अगर हम F को क्या ले लें, 0। सो यहाँ इस डेफिनेशन में F की वैल्यू पुट करो, सो 0 इंटू S इट विल बी 0। सो इस कंडीशन में हमारे पास वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट पर वर्क भी नहीं हो रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम S इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, सो भी उस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या होगा, F इंटू 0
सो दैट 0। इसका मतलब क्या है कि तुम कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन नहीं हो रहा है। सो द वर्क विल बी 0 whenever the F will be 0, either S will be 0। क्लियर है चीज? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई भी 0 है, यानी दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, सो दैट वर्क विल बी 0। क्लियर है? आगे देखते हैं। देयर आर 2 कंडीशन फॉर वर्क कंसीडर डन। 2 कंडीशन है हमारे पास जब हम कहेंगे कि हाँ वर्क हुआ है, काम हुआ है। पहली कंडीशन क्या है? फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो बात रही F की, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। सो F की बात हम क्या करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स होगा तभी मानते हैं कि वर्क डन हुआ है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी स्मॉल s। ये चीज क्लियर हो गई। यानी F और S ही 2 फैक्टर हैं जिसपे पूरा का पूरा वर्क डिफाइन होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही होने चाहिए। अगर नहीं होंगे सो वर्क भी नहीं होगा। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? देखो, इस चीज को निकालना बताते हैं। किसी भी चीज की एसआई यूनिट फाइंड करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी पता चला दैट W इज इक्वल टू F इंटू एस। हमें क्या फाइंड करना है? एसआई यूनिट। हम सबकी एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। वर्क की फाइंड करनी है, बट हम पहले एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, सबको पता है। एस डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सो दैट डब्ल्यू यानी वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। इट कैन बी रिटन एज एन एम, कैपिटल एन बट स्मॉल एम, न्यूटन मीटर। सो वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई? यूनिट फोर्स इज न्यूटन मीटर। क्लियर है चीज? एसआई यूनिट ऑफ वर्क दैट इज न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसआई यूनिट वर्क की और क्या होती है। एक तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से निकाल दिया, दैट इज न्यूटन मीटर। अब देखो क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क की और एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। अब ऐसा क्यों होता है? जूल एसआई यूनिट क्यों है? क्योंकि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, इंग्लिश कहने का मतलब ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जेम्स प्रेस्कोट जूल। इन्होंने ही सबसे पहले एसआई यूनिट फाइंड की थी। सो इन्होंने अपने सरनेम पे जूल एसआई यूनिट रख दी थी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। बट न्यूटन मीटर और जूल में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। सो वी कैन से दैट 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। So there is no difference between Newton meter and Joule. The numerical value of both SI unit is equal. You can write either Newton meter or Joule. दोनों ही पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूटन मीटर भी दे सकता है और जूल भी दे सकता है। क्लियर है ये चीज? SI यूनिट समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताऊं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। जो तुम लिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है, तुम लिफ्ट में खड़े हो गए, तुम्हें लग रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तुमने लिफ्ट में ऊपर जाने वाला बटन दबा दिया। अब लिफ्ट नीचे जाने लगे, तो तुम जहां जाना चाहते थे, तुमने जिसके लिए वहां पर फोर्स अप्लाई किया, वो काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही सपोज कर लो तुम एक काम को कर रहे हो और वो काम हो ही नहीं रहा, तुम जो कर रहे हो उसका अपोजिट हो रहा है। सो क्या कोई प्रॉफिट है? प्रॉफिट नहीं है ना उस वर्क का। इट मीन्स वो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। यानी ऐसा कोई भी काम जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स की देखो एक डायरेक्शन होती है। सपोज कर लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर मैं इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F, ठीक है, इधर की तरफ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F फोर्स इधर की तरफ। यानी ये बॉक्स की मूवमेंट, यानी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, वो इधर की डायरेक्शन में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। बट इन केस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैं फिगर को, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैं मोशन जिधर की तरफ करना चाहिए उधर ना करके वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। यानी अगर मैं बात कहूं तो रेड कलर से लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है।
इस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा वर्क है वो नेगेटिव है। बात समझ में आई? वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बट यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्क की। सो चलो देखते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दैट केस द वर्क डन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो क्या है? पॉजिटिव है। सो दैट W इज इक्वल टू एफ एस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, सो कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इस फिगर को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट नेगेटिव वाले में। पॉजिटिव फिगर पॉजिटिव वर्क समझ में आ गया कि जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होगी, दैट मीन्स द वर्क इज पॉजिटिव। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव वर्क। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने फोर्स को अप्लाई किया है, दैट मीन्स द वर्क डन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। वर्क को हम किस तरह से कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो दैट W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। सो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। क्लियर है? नेगेटिव वर्क के लिए माइनस एफ एस हो जाता है और पॉजिटिव के लिए सिर्फ एफ एस रहता है। अब चलो इस फिगर को समझते हैं। ये जो मैंने नीचे फिगर लिया है, ये कैसे डिफाइन करोगे कि हम फोर्स इधर डाल रहे थे बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था। देखो एक चीज इस फिगर में देखो, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक मैंने ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे। अब ये जो ब्लॉक है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है और ये क्या है? एक स्प्रिंग है। एक ये स्प्रिंग है और ये एक तरफ से स्प्रिंग की जो पॉइंट है वो फिक्स है और ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। ध्यान से देखना बिल्कुल एग्जांपल को। ये कौन सी पोजीशन है? नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये है कि जो स्प्रिंग है वो ना ही स्ट्रेच की हुई है ना ही सिंक की हुई है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर इस ब्लॉक पे मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ब्लॉक पे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा सो ये स्प्रिंग टेंड्स टू सिंक, क्योंकि इसकी नॉर्मल पोजीशन जो थी ये इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा। याद करो कैसे? मैं जब स्प्रिंग को इधर के साइड डिस्प्लेस करूंगा बट स्प्रिंग के अंदर फोर्स किधर लग रहा होगा? उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए, यानी स्प्रिंग का फोर्स वहीं लगेगा जहां पर उसको जाना है, बट मैंने उसका मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट किधर कराया? दूसरी डायरेक्शन में। सो इस केस में जो वर्क डन मैं कर रहा हूं इस ब्लॉक को इधर मूव करने के लिए, दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर है एक चीज? क्योंकि मैं डिस्प्लेस दूसरी डायरेक्शन में कर रहा हूं बट स्प्रिंग दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स को अप्लाई कर रहा है। क्लियर है चीज? मतलब स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच करने पे वर्क डन नेगेटिव होता है। ये पॉइंट समझ में आया? अब देखते हैं ये दूसरा वाला पॉइंट पॉजिटिव का। अब देखो ये ब्लॉक जब यहां पर आ चुका था, इस केस की बात कर रहे हैं, जब ब्लॉक यहां पर आ चुका था तो ये वापस इधर की तरफ फोर्स लगेगा और जैसे ही मैं छोड़ूंगा सो ये ब्लॉक भी यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। सो इस केस में क्या होगा? वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से समझो, एक स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन से जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं सो वर्क नेगेटिव होता है, बट जब स्ट्रेच करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं और वो अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ आता है, दैट मीन्स वर्क पॉजिटिव होता है। क्लियर है? यानी यहां पर स्प्रिंग का देखो एक केस बनता है। अगर हम बात करें टूवर्ड्स नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल की बात करें, अगर स्प्रिंग का मोशन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट यानी एस जो है वो नॉर्मल की तरफ है, सो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है स्प्रिंग की वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, सो वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इस चीज को याद रखना, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन से, अब वो चाहे अंदर की तरफ आ रहा हो, सिंक हो रहा हो या फिर अवे जा रहा हो, उसकी नॉर्मल पोजीशन से अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे सो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर नॉर्मल की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है सो दैट द वर्क विल बी
पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। मैं एक चीज बता दूं, हमारे इस विनर सीरीज में क्लास 9th के हर चैप्टर का यानी कंप्लीट पूरी साइंस का वन शॉट वीडियो आएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लेना ताकि तुम्हें तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करके मुझे ये जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लग रहा है और अगला कौन सा चैप्टर कराना है उसके लिए कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलो अब देखते हैं एक नोट पॉइंट जो कि मैं अपने सारे लेक्चर में रखता हूं, एक टॉपिक के बाद छोटा सा नोट पॉइंट। देखो नोट पॉइंट में क्या होता है, कुछ कंडीशंस दी होती है, इसमें देखते हैं क्या है। व्हेन इंजन वर्क टू एक्सेलरेट और मूव द वेलोसिटी, एक इंजन वर्क कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को या किसी व्हीकल को वेलोसिटी देने के लिए या फिर एक्सेलरेट करने के लिए, द वर्क डन इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इंजन क्या काम करना चाहता है, उसको आगे ही मूव करना चाहता है और कार आगे ही मूव हो रही है। इट मीन्स द वर्क डन, क्योंकि फोर्स भी आगे की तरफ लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ ही हो रही है। उस केस में क्या होता है कि जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। बट व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं उसी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, दैट वो जो ब्रेक है, ब्रेक भी क्या हो गया, एक तरह का फोर्स हो गया। वो फोर्स मैंने जो लगाया था यानी जो फोर्स अप्लाई किया मैंने, वो फोर्स क्या कर रहा है? वर्क डन के अगेंस्ट जा रहा है। वर्क डन के अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है कार की या किसी भी व्हीकल की वो तो रनिंग है, कार आगे की तरफ मूव कर रही है, बट जो ब्रेक है वो उसका अपोज कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, क्योंकि वो डायरेक्शन के अपोज कर रही है। सो इस केस में द वर्क डन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, और वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास इस कंसिडर में? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? वर्क डन को ऐसे, वर्क डन क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, और वर्क डन को कब पॉजिटिव कहते हैं और कब नेगेटिव कहते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें और क्या सीखना है। देखो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सो वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर अप हो जाएगा। रिवीजन के लिए तुम इसी को 2-3 टाइम्स देख सकते हो। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा वर्क डन जो था वो फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। देखो यहाँ पे एक पर्सन रनिंग कर रहा है यानी कुछ वर्क कर रहा है। वो उस वर्क को करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी। ऑब्वियस सी बात है, तुम जैसे जैसे दिन भर काम करते हो रात तक थक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी की जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या हो गई? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एन ऑब्जेक्ट विच कैन डू मोर वर्क इज सेड टू हैव मोर एनर्जी। और अगर वो कम वर्क करता है तो हम कहेंगे कि उसके पास एनर्जी कम है। देखो वर्क क्या होता है, सपोज करो मुझे साइकिल चलानी है। सो मेरे अंदर जितनी एनर्जी होगी मैं उतनी ही तो साइकिल चला पाऊंगा, उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा। अगर मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है सो आई कैन ड्राइव लॉन्गर, और अगर मेरे पास एनर्जी कम है सो मैं थोड़ी दूरी जाने के बाद ही थक जाऊंगा। सो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं। अ मोटरसाइकिल हैज मोर एनर्जी देन अ बाइसिकल। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है। पावर तो चलो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल ज़्यादा वर्क कर लेती है, कम डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दैट द मोटरसाइकिल हैव मोर एनर्जी देन बाइसिकल। क्लियर है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है? एसआई यूनिट देखते हैं एनर्जी की। सो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? सिंस एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सो जितनी वर्क करोगे उतना ही वर्क कर पाओगे ना, जितनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज वर्क। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ तुम वर्क करना चाहते हो उतनी ही अमाउंट तुम्हें एनर्जी की चाहिए होगी। सो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। इन केस हम कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, सो दैट जो एसआई यूनिट वर्क की थी वही एसआई यूनिट हम एनर्जी की भी लिख सकते हैं। Thus the SI unit of energy is joule denoted by capital J,
और अगर इसके लार्जर अमाउंट की बात करें सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है 1000 जूल। ये हेल्प करेगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। क्लियर है चीज। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है और डिनोटेड बाय कैपिटल जे। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, जितना वर्क करना है उतनी ही तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है चीज। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कि एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं। सो देखो तुम्हारी बुक में टोटल 5 टाइप्स के फॉर्म लिखे होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे भी बहुत सारी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, एयर एनर्जी, टाइडल पावर एनर्जी। सो हमें सब नहीं पढ़ना, हमें बेसिकली यहाँ पे वर्क है 2 का, काइनेटिक और पोटेंशियल का। ये हमारे टॉपिक के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका डेरिवेशन भी हम करेंगे और इनको पहले समझेंगे। सो सबसे पहले देखो होती है मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी के ही 2 पार्ट होते हैं, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल। और उसके बाद आता है हमारा केमिकल एनर्जी और देन फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से हम काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्मूले को भी डेरिवेट करेंगे। सो याद रखना, काइनेटिक और पोटेंशियल आर इन मैकेनिकल एनर्जी एंड अदर 2 आर केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है चीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चलो काइनेटिक एनर्जी की और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स देखो, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं सो हमें क्या जानना सबसे जरूरी है कि मोशन। और मोशन का चैप्टर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है, सो तुम्हें एग्जैक्टली पता है मोशन क्या होता है। सो देखो, जब कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा एट दैट टाइम ही हम उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा सो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 रेस्ट के केस में। बट अगर वो मोशन कर रहा है सो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। अ फास्ट मूविंग पेबल कैन इंजर अ पर्सन और ब्रेक ग्लास पैनल ऑफ विंडो। एनर्जी ऑफ मूविंग व्हीकल अ फास्ट मूविंग विंड कैन डैमेज मेनी हाउसेस। देखो, अगर मान लेते हैं विंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ब्लो कर रही है, सो वो हाउसेस को तोड़ सकती है, पोल्स को तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मोशन में है। बात समझ में आई? मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट में है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी है और दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ये तो हमें पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट से ही पोसेस्ड होती है। सो हम करेंगे इसका डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब इसके फॉर्मूले को हम कैसे फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लेट कर लेंगे, जैसा कि मैं अपने सारे डेरिवेशन में बताता हूँ कि हमें डेरिवेशन में सारी चीज़ें खुद ही लेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना होगा m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u, वो एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा a, फाइनल वेलोसिटी v, और वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है s। क्योंकि एनर्जी है तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेरिवेशन। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सी इक्वेशन है? सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिला? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, ये चीजें तो क्लियर है। यहां से हम 2as को इधर ही रहने देते हैं सेम, और इसको दूसरी साइड भेज देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम s को भी इधर ही रहने देंगे और 2a को इधर भेज देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा? s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? मतलब मोशन के थर्ड इक्वेशन को लेकर आगे चले और हमें क्या मिल गया? s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इसको हमने इक्वेशन लेट कर लिया। और अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं वर्क। देखो, w इज इक्वल टू क्या होता है? w इज इक्वल टू होता है f इंटू एस, और s के लिए हमने अभी क्या निकाला था? दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो इस s की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें सो w इज इक्वल टू क्या होता है? f इंटू एस,
और s की जगह हमने ये पुट कर लिया और मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? W इज इक्वल टू एफ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से s की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज क्लियर है? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। सो यहाँ से हम जो F की वैल्यू है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन में जब वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या था, W इज इक्वल टू F इंटू एस, एस की वैल्यू पुट कर ली हमने, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और फोर्स की वैल्यू पुट कर ली, दैट इज ma। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इस a से a कट जाएगा। क्लियर है? यहाँ से m बाई हाफ m बाहर आ गया, ये m और ये हाफ, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है तो एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यानी कभी ना कभी तो वो मोशन करना स्टार्ट किया होगा। इसका मतलब है कि जब वो इनिशियल पोजीशन जो उसकी थी, उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उस समय वो क्या था, रेस्ट पर था। रेस्ट पे था तो u कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करता है इट मीन्स वो पहले रेस्ट पर होता है, और रेस्ट के केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सो इस u की जगह हम क्या पुट कर देंगे अब, 0। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है ये चीज? हाफ mv स्क्वायर हो गया, यानी वर्क डन कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर, यानी जो ऑब्जेक्ट रनिंग था जिसकी वेलोसिटी v थी फाइनल और मास कितना था m, उसका वर्क डन हमने फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। क्लियर है? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, सो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट जब मास m होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यानी v वेलोसिटी से वो चल रहा होगा, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी और यहाँ पर k, या फिर तुम सिंपली काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में हो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसके मास पर और उसके वेलोसिटी पर। क्लियर है ये चीज? हाफ mv स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है इसमें? क्लियर है सबको? सो देखो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। मतलब वन शॉट कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन और मास पे डिपेंड करती है। क्लियर है काइनेटिक एनर्जी? सो अगर क्लियर है सो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल कहते हैं ना, इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा संयम है, यानी उस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा रेस्ट हो चुका है कि वो अब खुद में ही एक एनर्जी है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है सो उसके अंदर भी एक टाइप की एनर्जी होती है और दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तुम फिगर में देखो, एक गर्ल है जिसने एक बॉल को होल्ड करके रखा है, ठीक है। इस बॉल पे नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका कुछ मास भी होगा दैट इज m। इस पे फोर्स भी लग रहा है और इसका मास भी है, बट ये वेलोसिटी नहीं कर रही, लेकिन इसके अंदर फोर्स तो है ना, है फोर्स, तभी तो ये रुकी हुई है। यानी एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से, मतलब जिस पोजीशन पे वो रेस्ट में है उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोसेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है चीज? एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ स्टोन इज केप्ट एट अ हाइट, एक स्टोन को एक हाइट पे अगर हम रखते हैं, इट पोसेस्ड सम एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, तो उस पर एक एनर्जी लग रही होती है, उसकी एक एनर्जी बन जाती है उसकी हाइट की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट केप्ट एट द हाइट फॉल ओवर द ग्राउंड,
जो ऑब्जेक्ट उसी एनर्जी की वजह से जो ऑब्जेक्ट ऊपर था वो नीचे की तरफ गिर जाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका भाई साहब से। सपोज करो ये एक फ्लोर है और ये यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इनका खुद का भी एक मास होगा, बट जैसे ही मैं यहाँ से नीचे सरफेस को हटाता हूँ ये नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब ये नीचे की तरफ क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इनकी एक पोटेंशियल एनर्जी थी जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने की वजह से इवॉल्व होती है या फिर पोसेस्ड होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है सो उसके अंदर एक एनर्जी बनती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है? आगे हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे। सो देखो एक चीज समझाता हूं, एक छोटा सा नोट पॉइंट समझ लेते हैं पहले। देखो ये जो दो कंडीशन है यहाँ पे, एक जब इस एरो को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है इधर की डायरेक्शन में, और एक जब इसको छोड़ दे रहा है। अ स्ट्रेच्ड बो पोसेस्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये जो इस केस में एनर्जी इसको मिल रही है ना, जब उसको ऐसे की तरफ खींच रहा है, जब स्ट्रेच कर रहा है, सो इसको एनर्जी मिल रही है। क्यों एनर्जी मिल रही है? क्योंकि ये एनर्जी किस पे थी, ये रेस्ट की वजह से है। ये टेंड्स टू मूव है, जहां पे फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो एक थ्रेड कर रहा है, वो नहीं कर रहा, सॉरी एरो नहीं कर रहा, क्योंकि एरो तो रेस्ट पे है। पर जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं वो एनर्जी पास आउट करता है थ्रेड से एरो में, और एरो आगे की तरफ मूव कर देता है। क्लियर है ये चीज? यानी यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि ये वाला फिगर क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि इसमें हमारा एरो रेस्ट पर है। बट जैसे ही इस थ्रेड की एनर्जी इसमें पास होती है ये आगे की तरफ मूव करने लगता है, सो इट इज kinetic energy. So now we can say, according to this figure, we can say that potential energy is converting into kinetic energy. क्लियर है? इससे हमें यह पता चलता है कि एनर्जीज आपस में कन्वर्ट होती है। इस टॉपिक को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी, और अभी फिलहाल हम देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम डिराइव करेंगे। तो सेम हमने ये फिगर ले लिया है जिसमें बॉल जो थी वो रेस्ट पे थी और एक थोड़ी सी हाइट पर है। देखो ये इसकी हाइट है, मतलब ग्राउंड पोजीशन से। चलो सबसे पहले जो लेट करना होता है वो ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। ऑब्वियस सी बात है, उस हाइट पर है तभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। मान लेते हैं इसका मास कितना है, हमारे पास m है, ठीक है, m मास हमने लेट कर लिया, और प्लेस्ड ओवर अ हाइट h, और एक ये h हाइट पे प्लेस्ड है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ये हमेशा नीचे की तरफ आने के लिए कोशिश करेगा। देयरफॉर द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू वर्क डन, दैट इज F इज इक्वल टू mg। इस बॉल पे फोर्स कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू mg, क्योंकि नीचे की तरफ क्या एप्लीकेबल है, g, और इसका मास कितना है, m। क्लियर है चीज? Where F is force, m is mass, और g is acceleration due to gravity। क्लियर है चीज? सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू S। क्लियर है चीज? डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा ये, जितनी इसकी यहां से इस पोजीशन से ये नीचे की तरफ यहां आ जाएगा, यानी इसकी S कितनी हो गई, हाइट। जितनी हाइट होगी उतना ही तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, यानी S की जगह हम क्या ले सकते हैं, H। सो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू हाइट। ये चीज क्लियर है? ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वही डिस्प्लेसमेंट होगी, सो W इज इक्वल टू F इंटू H। आगे देखते हैं अब, व्हेन H इज डिस्प्लेस्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, H जो क्या है वो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है। सो हमें क्या मिल गया, यहां से S की जगह हमने H रख दिया, सो W इज इक्वल टू क्या था, W इज इक्वल टू क्या था, F इंटू S। सो S की जगह हमने क्या पुट कर लिया, H, बट मैंने बताया था इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज mg काम कर रहा है, तो F की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, mg। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg h। क्लियर है चीज? वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, W इज इक्वल टू mg h। mg आ गया फोर्स की वजह से और h आ गया डिस्प्लेसमेंट की वजह से। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, हमें पता है कि वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। सो यहां पर वर्क डन कितना था, mg h। सो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, mg h। क्लियर है? डिराइव हुआ फॉर्मूला, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mg h। अब इसको चलो अच्छे से देख लेते हैं।
सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, यानी इस बॉल पे जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही थी वो इसके मास पे, इस पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पे और इसकी हाइट पे डिपेंड करता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। खैर जी तो खैर हमारा कांस्टेंट है, यानी मेनली ये मास और उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। यानी जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है सो उस पे लगने वाली एनर्जी, उसकी जो एनर्जी होती है वो उसके मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट के इक्वल होती है। यानी यहाँ पर हमने डेरिवेट कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को, दैट इज mgh पोटेंशियल एनर्जी, और एक हमने फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। क्लियर है चीज? दो फॉर्मूले, दो टाइप्स की एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को हमने फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं अब एक नोट पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास एंड हाइट। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस पे डिपेंड करती है? मास और हाइट पे। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमने इसको अभी ही डिराइव किया हुआ है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बात हमने बचपन से पढ़ी है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ठीक है, बट ट्रांसफर कर सकता है एनर्जी। जैसे सपोज करो एक बल्ब जल रहा है, सो बल्ब को तुमने क्या किया, स्विच ऑन किया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, बट बल्ब हमें क्या देता है? थोड़ी सी हीट देता है और थोड़ी सी लाइट देता है। यानी बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने पास की वो क्या प्रोड्यूस हो गई? वो किस में चेंज हो गई? एक लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। मतलब एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट कन्वर्ट बहुत ही आराम से किया जा सकता है। सो फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी से रिलेटेड जो फिक्स लॉ है वो क्या है। सो पहली लॉ यही है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड की अगर हम बात करें देखो तो सेकंड क्या है? वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने अभी बल्ब के केस में बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? हीट एनर्जी में और प्लस लाइट एनर्जी में। यानी एनर्जी के फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हो बट एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इन्हीं दोनों लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? अब देखो थर्ड लास्ट पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन अनचेंज। जैसे सपोज करो एक बल्ब है, जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वही किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। यानी जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं प्रोड्यूस करूंगा उतनी ही हमारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चली गई बट वो अनचेंज्ड थी। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड। क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आई? आगे इसी के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा द पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर समझते हैं। सपोज करो इस गर्ल ने इस बॉल को छोड़ दिया, सो ये बॉल यहां आकर गिरेगा। क्लियर है चीज? ऑब्वियस सी बात है, बॉल वहीं आकर गिरेगा। सो मान लेते हैं ये इसका पाथ है। अगर ये बॉल इस पोजीशन पे है जहां पर पोजीशन ए है, थोड़ी देर बाद ये बॉल बी पे आएगा, थोड़ी देर बाद ये बॉल सी पे आएगा और फिर डी पे आएगा और अगेन लास्ट में ई पर आ जाएगा। तो मैंने इसके 5 पोजीशंस लिए हैं। फर्स्ट पोजीशन जो ए की है, इस केस में जो एनर्जी है वो रेस्ट पे है, यानी जो बॉल है हमारा वो रेस्ट पे है। यानी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है? mgh में होती है। ठीक जैसे ही इसने मोशन स्टार्ट किया नीचे की तरफ, तो बी पोजीशन पे ये मोशन में होगी, ऑब्वियस सी बात है मोशन में होगी। सो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv, स्मॉल m mv²।
सो फर्स्ट पोजीशन सेज दैट पोटेंशियल एनर्जी और बी पोजीशन स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगेन सी पर भी वो मोशन में ही होगा, सो यहाँ भी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। डी पर भी क्या होगी वही सेम हाफ mv², सो अगेन ऑन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ चुका है। ग्राउंड पर आने के बाद वो तो रेस्ट में हो जाएगा, फिर से रेस्ट में हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर से mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखो इस चीज को, एक ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में किस में था पोटेंशियल एनर्जी में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी चली आ रही थी और काइनेटिक एनर्जी फिर से लास्ट में किस में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो बॉल है, इसने पहले ट्रैवल किया पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी और अगेन ये कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चलो, लिखा हुआ है ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देखो कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हाइट में नीचे आ रहा था पोटेंशियल एनर्जी कम होकर किस में कन्वर्ट होती जा रही थी काइनेटिक एनर्जी में विद डिक्रीज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और जैसे जैसे फिर से हाइट डिक्रीज होगी नीचे आते समय, वैसे वैसे फिर से वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला जाएगा। मतलब क्लियर है। ऑब्जेक्ट में ईच एंड एवरी पोजीशन पे तुम बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से किस में चेंज हो रही है। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऑलरेडी सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। सो तुम्हें जिस दिन अपडेट हो उसी दिन मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में जरूर क्लिक कर देना। सो देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें समझ में आ गया। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम। ये जो पेंडुलम है इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर भी हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और फिर समझते हैं। मान लेते हैं इस पेंडुलम को जो कि यहाँ से अटैच्ड है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कहाँ पर है बी पर है। बी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम कोई भी मोशन ना दें, सो ये किस में होगा अभी रेस्ट पर होगा। क्लियर है। फिर मैंने इसको क्या किया इधर की तरफ मूव कर दिया लेफ्ट साइड में बी टू ए। पहली पोजीशन मैंने की बी टू ए। बी पर ये किस में था रेस्ट में था और फिर अगेन बीच में किस में आ गया ये मोशन में आ गया। मतलब बी से ए पर जाने पे किस में था रेस्ट पर पहले था, फिर मोशन में आ गया। बट इसके बाद ये पेंडुलम अपनी पूरी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद वापस से ये इस डायरेक्शन में आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी यहां पर भी एक पॉइंट के लिए ये किस पे गया रेस्ट पर गया। बात समझ में आई। यानी ए पॉइंट पे फिर से ये किस में आ गया था रेस्ट पर आ गया था और फिर कहाँ चला गया ए से सीधा सी पर गया और रास्ते में फिर से इसने क्या किया मोशन किया और सी पर जाने के बाद फिर से ये अगेन देखो वापस आएगा इधर की तरफ। सो सी पर भी ये थोड़े टाइम के लिए किस पे था रेस्ट पर था। यानी पहले बी पॉइंट पर जब फर्स्ट पोजीशन थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और फिर ए पर भी क्या थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी और सी पर भी क्या थी पोटेंशियल एनर्जी। बट थ्रू आउट द पाथ अगर हम बात करें तो वो किस में था काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि पॉइंट्स पर वो रुका हुआ था यानी पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा था, बट पाथ में वो मोशन कर रहा था एंड दैट इज शोइंग काइनेटिक एनर्जी। सो क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन इन पेंडुलम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझ में आ गई, एनर्जी के फॉर्म समझ में आ गए और यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक पेंडुलम के केस में भी हमने देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जिससे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्टेबल। जो एनर्जी होती है मैंने पहले ही बताया कि क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, क्योंकि सोलर पैनल से सन को हीट मिलती है और वो फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है चीज। सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है लाइट एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ बल्ब, जो कि एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिया था कि अगर बल्ब को अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लाइट एनर्जी में।
क्लियर है? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी थी, यहाँ पे हीट एनर्जी थी, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रही हैं किसी और यूजेस के लिए। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में, जब हम इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं। विंटर्स के सीजन में तो ज़्यादा ही करते हैं। सो विंटर के सीजन में देखोगे तुम जैसे ही प्लग इन करते हो ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। एंड द फोर्थ, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जब इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का हमने यूज़ किया। इससे भी 1 मार्क के क्वेश्चन या फिर कभी कभी पूरा स्टेटमेंट आ जाएगी दैट राइट डाउन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेबल। क्लियर है? एनर्जी और वर्क डन पूरी तरह से तुम्हें समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावर क्या होता है। सो देखो, पावर हमने अभी तक क्या देखा, पहले तुमने वर्क डन देखा, फिर हमने एनर्जी देखी, और अब बात करते हैं पावर की। सो देखो, पावर क्या होता है। पावर की अगर हम बात करें, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे मोशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब किसी भी वर्क को करने का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड पावर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अ मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम। जब किसी के पास पावर ज़्यादा होगी सो वो टाइम को कम कंज्यूम करेगा, टाइम कम कंज्यूम करेगा और वर्क डन ज़्यादा करेगा अगर ज़्यादा पावर होगी तो। और अगर पावर कम होगी सो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा और वर्क को कम करेगा। सच एज एन एरोप्लेन कवर्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम। ठीक वैसे ही जैसे एक एरोप्लेन लॉन्ग डिस्टेंस को भी शॉर्ट टाइम में कवर अप कर लेती है, बट उसकी जगह अगर हम ऑन रोड ट्रैवल करते हैं सो टाइम ज़्यादा कवर होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी स्पीड या वर्क डन कह सकते हो उस व्हीकल का कम हो जाता है। क्लियर है ये चीज़ कि पावर क्या होती है? पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी वर्क को करने के लिए जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड पावर। क्लियर है? आगे देखते हैं पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट से पहले हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखो, मैंने पिछले मोशन वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर रेट वर्ड आता है इसका मतलब है हमें टाइम से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर किसको डिवाइड करना है? देखो, डेफिनेशन में क्या था, डूइंग रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हमें वर्क को डिवाइड करना है किससे? टाइम से। सो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से और वर्क को रिप्रेजेंट कर लेते हैं W से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। सो दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये होता है हमारे पावर का फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्लियर है ये चीज़? सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पावर की डेफिनेशन और पावर का फॉर्मूला दोनों देख लिया। अब बात कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर की। सो देखो, पावर की एसआई यूनिट क्या होगी। मैंने हमेशा बताया है कि फॉर्मूले से हम एसआई यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। सो पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन का अगर हम बात करें वर्क डन की एसआई यूनिट की, सो दैट इज जूल, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सो पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड, या तो फिर हम इसको जूल सेकेंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। बट इसके साथ साथ जेम्स वॉट ने एक और एसआई यूनिट दी थी दैट इज वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट के नाम पे इनका नाम रखा गया था। सो अब देखो, वॉट जो होती है ये भी क्या है? पावर की एसआई यूनिट है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। इट मीन्स 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। यानी पावर की हमारे पास 2 एसआई यूनिट है, एक जूल पर सेकेंड और एक वॉट, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। क्लियर है ये चीज़? बात समझ में आ गई? अब अगर देखो, हम एसआई यूनिट में ही आगे बात कर लेते हैं कुछ बड़ी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने में। सो देखो, अगर हम बात करें पावर की तो इसका क्या होता है? वॉट। इसको हम जब बड़े अमाउंट में लिखना होता है सो हम क्या यूज़ कर लेते हैं? किलोवाट। किलोवाट का यूज कर लेते हैं, और किलोवाट को रिप्रेजेंट करते हैं KW से। यानी 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट ऐसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड।
ये हेल्प करेगा तुम्हें न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर पावर पूरी तरह से समझ में आ गया, पावर की डेफिनेशन समझ में आ गई, उसका फॉर्मूला समझ में आ गया और लास्ट में उसकी एसआई यूनिट भी समझ में आ गई। अब चलो एक छोटा सा नोट पॉइंट देख लेते हैं और देखते हैं नोट पॉइंट में क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम नोट पॉइंट की बात करें, सो नोट पॉइंट में देखो क्या है, द एवरेज पावर कैन बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिवाइडिंग टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम टेकन। अगर जैसे हमने मोशन वाले चैप्टर में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सब निकाला था, वैसे ही अगर हमें यहाँ पर एवरेज पावर फाइंड करनी हो, सो हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर्स है उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, और जितना भी वर्क डन है, कह सकते हो पावर तो नहीं लेकिन जितना भी वर्क डन है अगर हम उसको प्लस कर लेते हैं, फिर उसके बाद टोटल टाइम टेकन जितना है उससे हम डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तुम्हारे घर में भी आती होगी, उससे रिलेटेड एक मंथली बिल आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें देखोगे तो तुम्हें लिखा होता है कि कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तुमने कंज्यूम की है, उस यूनिट की एक फिक्स वैल्यू होती है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। ये बात तो पता है सबको? अगर नहीं पता तो इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आएगा सो उसको देखना और उसमें देखना कि कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तुमने कंज्यूम की है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम यूनिट में, वो तो हमें यूनिट में देते हैं, बट हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो तो हम एज एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। सो कैसे एनर्जी को यूनिट में कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें समझेंगे। सो चलो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिंस जूल इज़ वेरी स्मॉल, जूल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, दस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट। ठीक है, जूल तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, जैसा कि हमने अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में बताया था इसमें कि जो हम ज़्यादा बड़ी अमाउंट को जब हम देखते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, किलोवाट का यूज़ करते हैं। सो किलोवाट आवर को हम क्या लिखेंगे, KWH। किलोवाट यानी किलोवाट आवर, इसका मतलब हो जाता है KWH, यानी इसका मतलब है कि पर आवर कितने किलोवाट की पावर को कंज्यूम किया जा रहा है। ये बात समझ में आई? इफ अ मशीन यूज 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, ठीक है, एक मशीन है कोई भी, वो 1000 जूल एनर्जी को यूज कर रही है पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? द मशीन रन्स फॉर 1 आवर, ठीक है, और ये मशीन कितने आवर तक रन करती है, 1 आवर तक। क्लियर है चीज? ये बात समझ में आई? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k, कैपिटल W और स्मॉल h, किलोवाट आवर। क्लियर है चीज? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी समझ में आ गया। अब वही चीज है, इसमें हम देखो 1 किलोवाट आवर को क्या लिखते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। क्लियर है चीज? अगर इसी को हमें सेकेंड्स में चेंज करना होगा और जूल में चेंज करना होगा, सो 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल लिख सकते हैं, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड। ये चीज़ समझ में आ गई कि 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू आवर, और किलोवाट को फिर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 जूल आएगा, और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, सो क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है चीज? 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है चीज? यानी हम पावर से फाइंड कर ले कि कितने आवर्स तक अगर हमें इस पावर को अगर हम यूज़ करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे हम बात करते हैं इसी की। इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन हाउस होल्ड इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। जो भी हम हाउस होल्ड या घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं या मेज़र करते हैं किलोवाट आवर में, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। एंड जनरली कॉल्ड यूनिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। और यही होता है कि मैंने इस मंथ में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। क्लियर है ये चीज़? ये बात समझ में आ गई? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर। सो इसलिए हम एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्लियर है ये चीज़? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम।
ये भी एक हमें फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे एनर्जी का, पावर का और टाइम का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई। हमने देखो क्या देखा, पहले तो वर्क डन देखा, देन हमने एनर्जी देखी, देन हमने पावर देखा, फिर हमने कॉमर्शियल यूनिट देखा, और हमने बहुत सारी एनर्जीज़ की, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनकी डेरिवेशन भी की, और बहुत सारे फॉर्मूले भी हमें मिल गए। और लास्ट में हमने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को भी समझा कि हम जो हाउस होल्ड्स में एनर्जी को यूज़ करते हैं वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस पर यूनिट का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था तुम लोगों का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर 100% समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि मुझे उन्हीं से पता चलता है कि तुम्हें क्या और देना है मुझे। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसी के साथ MCQs की सीरीज़ भी शुरू होगी, जिसमें हम लाइव सेशन में आएंगे और MCQs को सॉल्व करेंगे। सो वो सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, तो विनर सीरीज में ही जाओगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक सेशन ऑलरेडी उसका हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे MCQs के, उसको हमने लाइव सॉल्व किया था और तुम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। आगे हम बात करते हैं एक चीज़ और, ये जो सीरीज़ होती है हमारी लाइव सेशन की, ये कब होती है। सो इसके लिए मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दूं कि ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को नाइट 8:30 PM पे होती है, जो कि लाइव होती है। और लाइव 8:30 PM पे आके मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास 9 के साइंस के MCQs की क्विज को सॉल्व करते हैं हम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो लास्ट जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने मोशन को किया था। अब जो कमिंग सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए चैप्टर्स भी। सो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और इसी के साथ हमारे लाइव सेशन में MCQs में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 8:30 PM पे। सो 8:30 PM पे मैं लाइव आता हूँ और क्लास 9 साइंस के MCQs के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी, बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।